तो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत और अनैतिक चॉइस है, जो मुझे लगता है किसी भी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते। उसमें अपने अपन अनुभव में बता सकता हूँ कि सरकार इतने आपको सैलरी दे देती है कि आप अपने घर परिवार को आराम से चला सको। आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का करियर अच्छा बनाना है, उसके लिए पर्याप्त सरकार तनख्वाह देती है। ये बड़ी समाज सेवा करने के बाद भी खुद को गुमनाम रखना चाहते हैं। ऐसा कोई आइडियल अपने समाज से था जिसको देखकर आपको लगता था कि यदि बनना है तो इनसे कुछ सीखकर बनना है? जिस तरह की ईमानदारी से सेवा उन्होंने की है, वो हमने अपने आंखों से देखा है। मेरे भाइयों ने ही मेरा पालन पोषण किया। गीताराम जोशी जी, तो वो हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, उदाहरण है पूरे हमारे इलाके के लिए। उसी तरह से एक शिवचंद चौहान साहब थे, जो पीडब्ल्यूडी में काफी वरिष्ठ पद पर रिटायर हुए हैं। तो आज हर राजनीतिक नेता भी चाह रहा है कि पीछे मेरी पीढ़ी इसी में आगे बढ़े। सूरबीर सिंह चौहान जी ने ये नहीं सोचा कि कभी आपको ये सुझाव दिया नहीं? दरअसल हम राजनीति के लिए नहीं बने। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर समय समय के साथ हम एक ऐसी शख्सियत को चर्चा परिचर्चा में सम्मिलित करते हैं जो किसी ना किसी रूप में आज के समाज के लिए, आज की युवा जनरेशन के लिए और आज के यंग ऑफिसर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। जी हां, और ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है। हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में डीसीपी न्यूज के मंच पर मौजूद है जौनसार बाव के लखवाड़ गांव के मूल निवासी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस अधिकारी जसबीर सिंह चौहान जी। जी हां, जसबीर सिंह चौहान जी भारतीय वन सेवा के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अधिकारी रैंक से अवकाश प्राप्त हैं। मैं यदि जौनसार बाव के परिदृश्य में बात करूं तो शायद वन सेवा में सर्वोच्च पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी जसबीर सिंह चौहान जी हैं और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है। और मुख्य चर्चा में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जसबीर सिंह चौहान ने वन सेवा को, भारतीय वन सेवा को तकरीबन 32 साल दिए हैं। 32 सालों में जसबीर सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में वन सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए उनको वन सेवा में हमेशा याद किया जाएगा। फिर चाहे हम कहीं वर्ग भूमि को वन गुजरों से मुक्त करके मध्य प्रदेश की आम गरीब जनता को विस्थापित करने की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जिन 8 चीतों को छोड़ा गया था कूनो अभयारण्य में, उस प्रोजेक्ट का नेतृत्व भी जसबीर सिंह चौहान जी की ही लीडरशिप में किया गया था। जसबीर सिंह चौहान जी को वन सेवा में डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के लिए भी खास तौर पर याद किया जाएगा। उनके सेवा काल के दौरान भारतीय वन सेवा में कई ऐसे अमूलचूक परिवर्तन किए गए हैं जिसके लिए आज भी भारतीय वन सेवा में उनकी प्रशंसा की जाती है। तो चलिए सीधा ले चलते हम जसबीर सिंह चौहान जी की आज की इस खास चर्चा में और जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आज की यंग जनरेशन से लेकर, राजनीति से लेकर और भ्रष्ट अधिकारियों पर, और उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जो सरकार के द्वारा मोटी रकम देने के बावजूद भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंस जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तमाम सारे प्रश्न है और तमाम सारे प्रश्नों के जवाब जानेंगे जसबीर सिंह चौहान जी से इस खास चर्चा में। जसबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद नौटियाल जी। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, मैं आपका जो सेवा काल में एक प्रशंसनीय कार्य रहा है जिसके लिए आपको 2022 में सम्मानित भी किया गया है। आपने अपनी जो सेवा काल रहा है, आप एक ऑनेस्टी से परिपूर्ण रहा है, आज प्रेरणा हो सकता है। ये सब उपलब्धि लेने के लिए कैसे संभव हो पाया और किसका सहयोग इसमें महत्वपूर्ण रहा है? जैसा कि आपने अभी बताया, 1987 में हमने भारतीय वन सेवा ज्वाइन की थी यूपीएससी के थ्रू, और उसमें हमको मध्य प्रदेश काडर बिल्कुल आवंटित हुआ था। और मध्य प्रदेश में जब हम वन सेवा में गए तो वन सेवा एक बृहद एक सेवा है, इसमें तरह तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो मैं अपने इंटरेस्ट से, मेरे अपनी इच्छा से वन्य प्राणी प्रबंधन की तरफ मेरी रुचि थी, तो मैं उधर मुड़ गया। और ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि मुझे ऐसे अवसर भी मिले जहां पे मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाता। तो इसी सिलसिले में हमने लगातार लगभग जो हमारी 32 वर्ष की जो क्षेत्रीय सेवा रही है,
फील्ड में नौकरी रही है, उसमें लगभग 27 साल हम वाइल्ड लाइफ में ही काम किए। तो इस कारण से एक लंबे अवधि उसमें लंबी अवधि तक सेवा देने के बाद कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर जरूर हमने किया, और जिसको भारत सरकार, राज्य सरकार, सब लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया। चौहान जी, मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहूंगा, क्योंकि आज के समाज में सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिक्षित वर्ग है और नौकरी पेशा जो वर्ग है, उसके प्रति एक ऐसी धारणा बन रही है कि वो गांव की तरफ रुख नहीं कर रहा है, या गांव का जो परिवार है उसकी देखरेख में कहीं ना कहीं वो कंजूसी बरत रहा है। ये हो सकता है कि हर एक तबके में कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं ऐसी विभूतियां होगी शायद जो अपने लिए कमी करके ही अपने उस गांव के घर को लालन पालन के लिए उपलब्ध कर रहे होंगे संसाधन। आपका क्या एनालिसिस है इस संबंध में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ मतलब जो जब किसी क्षेत्र का विकास होता है तो उसमें तरह तरह की अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां भी उसमें आती हैं। तो हमारे यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था थी, जो जॉइंट फैमिली के रूप में थी पहले, और उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी होते थे। बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती थी, बच्चों की देख रेख बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे नौकरी पेशा में लोग आए तो उनकी एक तरह से आप मजबूरी भी कहें कि उनको नौकरी के लिए कहीं बाहर निकलना पड़ता है, तो अब वो और अब उनका खुद का जो एक छोटा परिवार होता है उसी में ज्यादातर टाइम उसमें बीतता है। तो ऐसे में वो अपने जो जॉइंट परिवार का जो एक माहौल होता है उससे भी दूर हो जाते हैं, और धीरे 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 वही वही भावनाएं उसमें सेटल होने लगती हैं। बहुत सारे लोग जो, जैसा आपने बताया कि जो अपने मतलब घर परिवार को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जो सेल्फ सेंटर्ड या अपने ही जो जो अपने जो छोटा एक परिवार है उसी को पूरी दुनिया समझ करके उसी में मगन हो जाते हैं। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लगभग हर समाज में होता है। बिल्कुल, ये केवल हमारे इलाके तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, और जो खूबियां हमारे समाज में थी पहले, मुझे लगता है कि हमें उसको रिटेन करना चाहिए। यस, ये बात सही है कि जो पुरानी जो रीति रिवाज और पुराने वो, उसके साथ चलते चलते उसको धीरे धीरे परिष्कृत भी करते रहना चाहिए। और परिष्कृत तभी होता है जब हम उसका अनुसरण करें, हम उसका पालन करें। तो जो पालन करने योग्य चीजें होती हैं वो मतलब वो आगे बढ़ती हैं, और जो जो जिनको ऐसा लगता है कि ये चीजें अब बहुत ज्यादा बेमानी सी लगती हैं, तो उसको धीरे धीरे साइड लाइन भी होती जा रही है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, जैसे माघ के त्योहार में हमारे यहाँ पहले कंपलसरी लगभग होता था कि आप सब घरों में बलि होगी तो सब घरों, वहां से फिर वो एक तरह से बांटा जाता था, तो बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सब गांव के या इलाके के सभी परिवार संपन्न नहीं है, सक्षम नहीं है। तो ये इसकी जो जो अनिवार्यता है उसको खत्म करना ही बेहतर था, जो हो भी गया धीरे धीरे। तो जो अच्छी चीजें, अच्छी चीजों का बिल्कुल पालन करना भी चाहिए। जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं एक काफी मूवमेंट टाइप का चला है, लगभग हर खत में या कुछ इवन गांवों में भी नए मंदिरों का निर्माण, नए एक 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 पुनर्जागरण टाइप का वो एक माहौल देख रहे हैं हम। बिल्कुल। तो वो भी मुझे लगता है कि एक समाज को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। बिल्कुल। और जो अब हम अपने लाइफ टाइम में देख पा रहे हैं। और मैं आपसे जो मूल प्रश्न भी आ रहा था कि भाई जो एक धारणा बनी हुई है नौकरी पेशा लोगों के प्रति, हर कोई सर सक्षम नहीं होता है, और हम हर दूसरे व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहें, ईमानदार रहें, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। मीडिया के माध्यम से मेरे अनुभव रहे हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ। अभी चाहे प्रदेश स्तर का मैं छात्रवृत्ति घोटाला कहूँ या मैं किसी और उदाहरण को ले लूं, जब तक बच्चा
परिवार को, गांव को, अपने घर को पर्याप्त मात्रा में पैसा दे रहा है, फैमिली उससे खुश हो रही है, बजाय ये देखने के कि उसकी कैपेसिटी है उतने देने की या नहीं है। तो एक तो हम सिर्फ पैसे की ओर आकर्षित हो गए हैं। अगर हम हमारे घर का सदस्य हमें पैसा दे रहा है तो हम ये नहीं देख पा रहे कि वो सही कमा के दे रहा है या कहीं गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और जिस दिन फिर वो गलत एक्टिविटी में पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर वही फैमिली वाले माता पिता कहते हैं कि नाम डुबा दिया। तो हमें शायद बच्चे की इस एक्टिविटी पे भी नजर रखनी होगी कि जितनी जरूरत है हमें पैसे की है, उतनी ही ज्यादा जरूरत है हमें आत्मसम्मान की भी है। वो आत्मसम्मान बना रहे उस दिशा में जो फैमिली का भी इन्वॉल्व हो जाता है अगर गलत कोई बच्चा करता है। आपका क्या एनालिसिस है? जी, मुझे लगता है इसमें जैसा मैंने पहले बताया आपको, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है लोगों का, और जो प्रभावित होता है अपने आसपास के वातावरण से। तो मुझे लगता है परिवार के संस्कार, जो अगर पेरेंट्स अच्छी शिक्षा दें, जैसे पूरे जॉइंट फैमिली में होती थी, दादाजी होते थे या बड़े बाबा होते थे, तो वो लोग एक अच्छे संस्कार, अच्छे हर बार हर समय एक अच्छाई के कुछ ना कुछ वो पाठ उनको पढ़ाया करते थे। तो एक तो संस्कार होते हैं साहब, जो दूसरा ये जो आपका जो परिवार, छोटा परिवार जिसको आप कह लें, वो भी बहुत मायने रखता है इस मामले में कि आपको कितना वो सपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंपल्सन इन रास्तों पे चले जाते हैं, बिल्कुल, जो मतलब मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें जो अपना चरित्र है वो चाहे कोई भी हो, चाहे अपना परिवार ही क्यों ना हो, उनके कॉस्ट पे भी अपने को डिगना नहीं चाहिए उससे। तभी चरित्र उसी को बोलते हैं। दरअसल आप कोई भी बुरी आदत ले लीजिए, कोई भी बुरी आदत, तो उसको एक छोटा सा क्षण लगता है, मतलब है ना, किसी को शराब पीना है, किसी को सिगरेट पीना है, जस्ट एक सेकंड लगता है उसको सीखने में, लेकिन उसको उससे दूर रहने में पूरी जिंदगी लगती है। तो उस तरह का कमिटमेंट जो है वो चाहिए होता है। और अगर किसी को, अगर हम परिवार में बचपन से ही किसी के चरित्र में ये चीजें डाल दें कि ये चीजें आपके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, तो शायद हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, मतलब उसका निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि इसमें ही इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर सरकारी सेवा में जितने सारे लोग हैं उनके भीतर एक होता है कि हम एक परिवार को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं अपने पद से और राष्ट्र के प्रति हम एक करप्शन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और एक हम बहुत ही इलीगल काम कर रहे हैं। आज के समाज में आपको लगता है कि एक मेंटेलिटी जो आप कह रहे हैं ना कि बार बार एक परिवार के संस्कार होते थे, उन संस्कारों की इस डिजिटल युग में बढ़ते दौर के साथ उसकी कमी महसूस हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप देखिए ना, बच्चे मतलब एक घर में होते हुए भी आजकल मॉडर्न जमाने के बड़े बड़े घर लोगों ने बना लिए, सब बच्चे अपने अलग अलग कमरों में रहते हैं, पेरेंट्स अलग कमरे में, लेकिन बात भी मोबाइल के थ्रू हो रही है। तो वो एक मतलब जो ये जो गैजेट्स आए हैं, इनसे भी कुछ मतलब समाज में कुछ ऐसी वो आई है जरूर, मैं कहूँगा। लेकिन जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, उसमें एक वो किसी की एक व्यक्तिगत और अनैतिक चॉइस है, जो मुझे लगता है किसी भी तरह से जायज नहीं ठहरा सकते उसको। आज की इस जमाने में मैं मेरा अपना अनुभव मैं बता सकता हूँ कि सरकार इतने आपको सैलरी दे देती है कि आप अपने घर परिवार को आराम से चला सको, प्रोवाइडेड आपकी आकांक्षाएं ऐसी ना हो कि बहुत ही ज्यादा मुझे मतलब मुझे बहुत तरह की लालसाएं हो, तो उसको तो पूर्ति करने के लिए उसका तो कोई लिमिट नहीं है उसकी। लेकिन अगर आपकी सीमित वो है, मतलब जरूरतें हैं, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का कैरियर अच्छा बनाना है, उसके लिए पर्याप्त सरकार तनख्वाह देती है, और जिससे आप इवन रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल, उससे अगर कोई संतुष्ट ना हो तो फिर इस तरह की गतिविधियों में चले जाते हैं। निश्चित तौर पे जैसा आप सुन रहे हैं, कई सारी गतिविधियां राज्य स्तर पर भी पीछे हम देखते रहे हैं, कई सारे मामले उजागर भी होते रहते हैं करप्शन को लेकर। चौहान जी ने एक बेहद ही खूबसूरत बात यहाँ पर कही है कि यदि आपके अंदर संतुष्टि है और जरूरतें
आपको इस हिसाब से रखनी चाहिए जितनी आपको लीगल तरीके से इनकम है। आज तो हर एक विभाग में इतना पैसा है कि यदि आप अपनी जरूरतें एक लिमिट दायरे तक रखते हैं तो एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो, इन लोगों ने तो जिस मुकाम को हासिल किया अपने सेवा काल में, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए तो उन्हें बहुत सारा समय लग सकता है, लेकिन एक फोर्थ क्लास का कर्मचारी भी न जाने कितनी बड़ी जो एक उम्मीदें पाल लेता है और उस उम्मीदों के चक्कर में वो अपने आप को करप्शन में शामिल कर लेता है। उससे सिर्फ एक परिवार तो संपन्न हो सकता है, लेकिन आप एक प्रदेश और एक राज्य या एक देश के लिए आप बहुत ही बड़ी जो एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसके साथ एक गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, वो शायद ठीक नहीं है। तो एक प्रेरणा यहाँ से मिलती है कि अगर 32 साल के करियर में भी इन्होंने अपने जो एक दृढ़ संकल्प था कि ऑनेस्टली से काम करना है, उस संकल्प से नहीं भटके हैं और यही संकल्प इनका अपने समाज के लिए और आज के नौकरी पेशा लोगों के लिए एक प्रेरणा हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर निकल कर आई है कि ऑनेस्टली जरूरी नहीं है कि हर बंदा अगर गांव के लिए नहीं कर पा रहा है तो वो गांव के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, क्योंकि गांव के लिए वो तभी कर पाएगा जब वो पहले अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा। ईमानदारी की कमाई से आप अतिरिक्त पैसा कहीं भी नहीं दे सकते हो। मंदिरों का आपने जिक्र किया है, समाज में सब बहुत सारी गतिविधियों का आपने जिक्र किया है। मैं अगर उस पर जाऊं, एक डोनेशन का भी दौर चलता आ रहा है, लेकिन कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया नाम जिनका कई समय बाद जिक्र होता है कि जो करोड़ों के रुपए से डोनेशन देते, पर कभी भी अपने आप को उन्होंने सोशल साइट्स पे या फ्रंट पे जिक्र नहीं किया है। आज के दौर में कुछ ऐसा हो गया कि अगर हम छोटा सा भी एक सामाजिक सहयोग कर रहे हैं तो उसकी भी सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अधिक लोग देख पाए। उस तरीके का सोशल वर्क कितना जेन्युइन मानते हैं? देखिए, जो सोशल वर्क है वो मुझे लगता है अगर कोई कर रहा है तो स्वागत योग्य है। अब बात केवल इतनी सी है कि कुछ लोग अ, बड़ा काम करके, बड़ी मदद करके, बड़ी समाज सेवा करने के बाद भी खुद को गुमनाम रखना चाहते हैं, जो संभवतः आत्मसंतुष्टि, और आत्मसंतुष्टि से बड़ी कोई चीज मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई कोई चीज है। अगर आप किसी चीज से संतुष्ट हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, अपने आप से संतुष्ट हैं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर है कि कुछ लोग मदद करने की स्थिति में होते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो उसका उतना वो भी चाहते हैं कि भाई मुझे उसका कुछ क्रेडिट भी मिले। तो बात केवल उतनी है कि आप जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग पूजा करने जाते हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं तो घंटी भी बजाते हैं ताकि आसपास में लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे पूजा हो रही है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मंदिर में जाते ही घंटी बजाने के लिए, बिल्कुल। तो वो भी एक मतलब नजरिया है देखने का भी। आप सर जिस दौर में पड़े हैं, आपके जैसे कई सारे और लोग अपने ही समाज से होंगे जो जेन्युइन आज युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। लेकिन इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करें, सोशल मीडिया का बात करें, जो एक जेन्युइन नॉलेज था शायद जो हमें हासिल करना चाहिए था, उसकी कमी झलकती है। बिल्कुल झलकती है, और मैं तो सोचता हूँ कि ये जो समाज में विकृति कहूंगा मैं, ये जो आ रही है, ये बहुत ही मतलब अशोभनीय टाइप की लगती है हमको, जो मतलब हर स्तर पे इसकी मजम्मत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये देहरादून शहर, अगर देहरादून शहर की भी बात करें तो जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तब यहाँ पे लगभग हर हर मोहल्ले में किताबों की दुकानें हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखिए, किताबों की दुकानें बहुत सीमित हो गई हैं और फैशन की दुकानें सब चारों तरफ। तो किसी मैं एक कोई किताब एक पढ़ रहा था, तो उसमें ये चीजें भी एक संकेत है ये किसी समाज के ऊपर जाने या नीचे जाने का, कि अगर किताबों की जगह आपकी फैशन या कपड़ों की दुकानें ज्यादा दिखाई देने लगे, तो मतलब वो पतन की तरफ दिशा में जा रहे हैं। तो हम जो भी नई पीढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि किसी के भी मैसेज से, व्हाट्सएप मैसेज से या कोई ईमेल कहीं से या किसी न्यूज आइटम से आपको अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि कोई स्पेसिफिक उससे जो जो सब्जेक्ट मैटर की बुक्स हैं, जो जो वेल नोन ऑथर्स हैं, आप ऐसी किताबें पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें, उससे ज्ञान बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा ऑथेंटिक है।
बजाय इसके कि उसमें मतलब तरह तरह की व्हाट्सएप के मैसेजेस चल रहे होते हैं, उससे उससे लोग अपने आप को जोड़ने लगते हैं, वो ओपिनियन बनाने लगते हैं, जो मुझे लगता है कहीं किसी भी तरीके से जी बिल्कुल। कंक्लूजन की ओर मैं जाना चाहूंगा चौहान जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा सर कि आपका इस 32 साल के कैरियर में, अगर मैं अपने समाज के भीतर की बात करूं, तो ऐसा कोई चेहरा है, क्योंकि पीछे आप एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, वहां पर अगर मैं जिक्र करूं, विकास नगर के माननीय विधायक के द्वारा एक जिक्र किया गया था कि गीताराम जोशी जी एक ऑनेस्ट ऑफिसर में सम्मिलित होते जो अनुसार के, जिनकी कई सारी प्रशंसा उन्होंने की भी थी। जसवीर सिंह चौहान जी के लिए इस साफ सुथरी और ईमानदारी सर्विस पूर्ण करने की दिशा में क्या ऐसा कोई आइडियल अपने समाज से था जिसको देखकर आपको लगता था कि यदि बनना है तो इनसे कुछ सीखकर बनना है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में। मैं अपने घर से प्रारंभ कर सकता हूँ। जैसे मैं अपने बड़े भाई को चुनाव लड़ते देखा है, और जिस तरह की ईमानदारी से सेवा उन्होंने की है, वो हमने अपने आंखों से देखा है। और कोई किसी तरह का अनैतिक लाभ उन्होंने किसी से नहीं लिया। उसी तरह से हमारे ही एक भाई जो फौज में थे, जिन्होंने बहुत कोशिश किया कि हमारे यहाँ के बच्चे फौज में जाएं, उनको मदद करें, है ना, लेकिन ईमानदारी से सारी चीजें। वैसे बहुत सारे लोग इसमें गए भी। उसी तरह से हमारे जो अभी भाई हैं, उन्होंने हमको मतलब जैसा जो आप कह रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली में किस तरह उन्होंने हम मेरे पिताजी जब मैं 7 साल 8 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। मेरे भाइयों ने ही मेरा पालन पोषण किया। तो एक एक तो ये घर से ही ये चीजें निकलती हैं। जो जैसा आपने बताया माननीय जो गीताराम जोशी जी, तो वो हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही सम्माननीय है वो, और पूरी एक उदाहरण है पूरे हमारे इलाके के लिए। उसी तरह से एक शिवचंद चौहान साहब थे, जो जो पीडब्ल्यूडी में काफी वरिष्ठ पद पर रिटायर हुए हैं। तो उन लोगों को उन ऐसे लोग हैं जिन लोगों का मतलब जो पूरी सेवा काल एक उत्कृष्ट और अनुकरणीय रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी को इस तरह से आइडलाइज करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी उस स्तर तक ना पहुंच पाओ, तो लेकिन उस रास्ते में कहीं तक तो आप एक मुकाम अपना हासिल कर सकते हैं। आज चौहान जी को 32 साल सेवानिवृत्ति के बाद कहीं इस बात का एहसास तो नहीं होता कि यार, यदि इस चकाचौंध दुनिया में हम भी बने रहना चाहते, बड़े अच्छे उसमें, तो एक फ्लैट तक सीमित न होकर आज कई सारा कारोबार होता है, पछतावा तो नहीं होता कि पावर तो बहुत सारी थी आपके पास अगर करना चाहते तो? देखिए, मतलब ये एक कॉन्शियस चॉइस होती है ये आदमी की। मतलब आपने सोच समझ करके एक वो करियर चुना अपना, और उस करियर में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये भी आपका चुनाव है। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ भी हमको नवाजा है, भगवान की ही कृपा है। और हमें किसी तरह का लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, किसी भी तरह का। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा जो परिवार है, उन परिवार ने मुझे पूरा हर कदम पे पूरा सहयोग दिया है, और हमें जो अपनी स्पाइन जो सीधी रखने की जो एक वो है, वो संबल भी वहीं से मिला है। तो मुझे पर्सनली मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है, और मैं जैसी लाइफ जीना चाहता था वैसी लाइफ जिया, और आज भी मैं अपने पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपने लिए। मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज राजनीति में बड़ी अधिक संख्या में युवा भी आ रहे हैं और भी चेहरे हैं, लेकिन जब सूरवीर सिंह चौहान जी आपके बड़े भाई विधानसभा का चुनाव जीते थे, तब तो राजनीति में गिनी चुनी हस्तियां हैं, मैं अगर कह सकता हूँ, तो आपके साथ शायद गुलाब सिंह जी थे, बाकी तो कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में आज हर राजनीतिक नेता भी चाह रहा है कि पीछे मेरी पीढ़ी इसी में आगे बढ़े। सूरवीर सिंह चौहान जी ने ये नहीं सोचा कि बजाय इतना पढ़ने के, इतनी किताबें चाटने के, राजनीति में आ जाए, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी वो भी हो जाएगी, आर्थिक स्थिति भी हो जाएगी, और ज्यादा कुछ मेहनत करने की भी शायद आवश्यकता नहीं थी उस समय तो खास तौर पे। कभी आपको ये सुझाव दिया नहीं?
दरअसल हम राजनीति के लिए नहीं बने। उसी तरह से राजनीति पेशा बतौर पेशा हमारे लिए नहीं था वो। और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और ये एक तरह से कहना चाहिए कि एक मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मैं अखिल भारतीय सेवा को ज्वाइन किया, और उसमें भी एक वन सेवा को ज्वाइन किया, जिसमें मैं लोगों से जुड़ सकता था, गरीब लोगों से जुड़ सकता था, और जो उनके लिए हम कर सकते थे हमने प्रयास किया कि हम कर पाए उनके लिए। अपने जीवन काल में मैंने लगभग 38 गांवों का विस्थापन किया है, जिसमें लगभग आप ये समझ सकते हैं कि हम लगभग 3,500 के आसपास परिवार जो विस्थापित किए हैं। तो उनमें वो आज भी मेरे संपर्क में है। आज भी कई जगह तो हमको मतलब 25-25 साल छोड़े हुए हो गया, उस एरिया को छोड़े हुए हो गया, लेकिन कितने हमारे मोबाइल नंबर बदले होंगे उसमें वो, लेकिन हर बार मोबाइल नंबर प्राप्त करके हमको होली में, दिवाली में, या कभी उनके गांव में कोई फंक्शन होता है तो जरूर याद करते हैं कि साहब आप अगर यहाँ आते तो अच्छा होता। तो हम समझते हैं हमारा तो जो जिस तरह से जिस निष्ठा से हमने काम किया उसका पुरस्कार भी यही। थैंक यू सो मच चौहान जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ वन सेवा के एक ऐसे अधिकारी जिनके कई सारे कार्यों की आज भी वन सेवा में प्रशंसा होती है। आपने उनको सुना। हम आगे फिर किसी ऐसी शख्सियत को लेकर आएंगे जो ऐसी ही अपने ईमानदारी पूर्वक सेवा काल के लिए जाने जाते रहे हैं और आज समाज में भी कहीं दिशा में अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। आज की इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।